हाँ, इस सप्ताह में आपका मे बी ये कंप्लीट हो जाएगा। इस सप्ताह में एकदम 100% इसको हम कंप्लीट कर देंगे। कहते हैं जनन का वह प्रकार जिसमें केवल जीव भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है, यहां तक हम पढ़े थे, अलैंगिक कहलाता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है। देखो चला, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें, ये केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये केवल आकर्षण का बल है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल किसका बल है? आकर्षण का बल है। और चुंबकीय चुंबकीय और विद्युतीय बल जो है, चुंबकीय और विद्युतीय बल जो है, चुंबकीय और विद्युतीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। चुंबकीय और विद्युतीय बल जो है ये आकर्षण आकर्षण एंड विकर्षण दोनों का बल है। आकर्षण और विकर्षण दोनों बल है, क्योंकि समान आवेश में होता है विकर्षण और समान आवेश में होता है आकर्षण। कहते हैं चुंबकीय और विद्युतीय बल जो है ये आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये केवल आकर्षण का बल है। चुंबकीय और विद्युतीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। चुंबकीय और विद्युतीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। एक बात बताओ, चुंबक की पहचान क्या है? हम बोले थे, बताओ चुंबक की पहचान किससे होती है? आकर्षण से कि विकर्षण से? जल्दी से बताओ। चुंबक की पहचान, एक ऑप्शन है आपका आकर्षण से होता है, चुंबक की पहचान आकर्षण से होता है, और दूसरा ऑप्शन है विकर्षण से होता है। बताओ आंसर क्या होगा? चुंबक की पहचान आकर्षण से कि विकर्षण से? व्हाट इज द आंसर? हाँ, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो, आईना हम देखते हैं, नजर इसके झसर आते हैं। की बना लेता है रे। हम नाच कंपनी में काम करता था क्या रे चट्टा? कुछ से कुछ पढ़ाई में ध्यान दो ना। आंसर बताओ, चुंबक की पहचान क्या है? आकर्षण या विकर्षण? चुंबक की जो पहचान है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल, चुंबकीय और विद्युतीय बल आकर्षण विकर्षण दोनों का बल, आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल होता है। और चुंबक की पहचान आकर्षण से कि विकर्षण से? व्हाट इज द आंसर? चुंबक की जो पहचान है वो आकर्षण से कि विकर्षण से? व्हाट इज द आंसर? चुंबक की पहचान विकर्षण से होती है। अगला कहते हैं घर्षण निर्भर करता है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, घर्षण की अगर बात करें, घर्षण घर्षण जो है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण की अगर हम बात करें, घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की, जैसे आप मेरा गाल ले लो, एगो बच्चा के गाल ले लो, हमारे गाल के घर्षण ज्यादा होगा, बच्चा के गाल का घर्षण कम होगा। तो सतहों की प्रकृति अलग अलग है, घर्षण कम ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण किस पर निर्भर करता है दोस्त मेरे? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये क्षयकारी बल है। घर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये क्षयकारी बल है। घर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये क्षयकारी बल है। घर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये क्षयकारी बल है। कौन बल है दोस्त मेरे? घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। और घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। घर्षण बल कौन बल है दोस्त मेरे? क्षयकारी बल है। जल्दी लिख, घर्षण बल को का क्षय किया जा सकता है क्या चीज से? घर्षण बल की अगर हम बात करें तो घर्षण बल का क्षय किया जा सकता है क्या चीज से क्षय किया जा सकता है दोस्त मेरे? घर्षण बल का एक क्षयकारी बल है और इसका क्षय किया जा सकता है किससे? लुब्रिकेंट डालकर। क्षयकारी बल है, लुब्रिकेंट डालकर इसका क्षय किया जा सकता है। लुब्रिकेंट डालकर इसका क्षय किया जा सकता है। जल्दी लिख, लुब्रिकेंट डालकर इसका क्षय किया जा सकता है।
लुब्रिकेंट डालकर इसका क्षय किया जा सकता। अब देखिए, कहते हैं घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। एकदम सही बात है, घर्षण हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखो, घर्षण की अगर हम बात करें, घर्षण गति का विरोध करता है और इसमें जो हानि, ऊर्जा की हानि होती है वो ताप में बदलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घर्षण में ऊर्जा की हानि, जैसे ऐसे ऐसे आप हाथ कीजिएगा ना तो ये घर्षण ताप में बदल जाता है और घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। लुब्रिकेंट का मतलब था स्नेहक। आपके एक प्रियांशु कुमार पूछ रहा है लुब्रिकेंट क्या, जैसे मोबिल लुब्रिकेंट है, ग्रीस लुब्रिकेंट है जो घर्षण को कम कर देता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ताप में या उष्मा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्त मेरे? उष्मा में। कहते हैं घर्षण बल। महाबीबीआई बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, आप पलट के देख लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, आप पलट के देख लिया क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना। कहते हैं स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु अस्थिर रहता है तब जो घर्षण बल लगता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु गतिशील है तब जो घर्षण लगता है उसे गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा होता है तब जो घर्षण लगता है उसे लौटनिक घर्षण कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर कोई इचला बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु फिसल रहा है तो गतिज घर्षण, अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लौटनिक घर्षण। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम घर्षण विरोध जो होगा वो लौटनिक या घूर्णी घर्षण में होता है। अब अगर आपको पूछेगा रोलर, रोलर का नाम सुने होंगे, रोलर को खींचना आसान है कि लुढ़काना आसान है? तो कहेंगे लुढ़काना आसान है क्योंकि लौटनिक या घूर्णी घर्षण का मान कम होता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है। क्वेश्चन पूछता है खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है। रोलर को खींचने की अपेक्षा, एकदम आराम से चला पढ़ना पड़ेगा, खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है। लुढ़काना आसान है क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान कम होता है। क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान कम होता है। क्योंकि लौटनिक घर्षण जो होता है, क्योंकि लौटनिक घर्षण कम होता है। क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान क्या होता है दोस्त मेरे? कम होता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान कम होता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान क्या होता है? कम होता है। घर्षण का क्रम है सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लौटनिक या घूर्णी घर्षण। सबसे ज्यादा स्थैतिक, उससे कम गतिज, उससे कम लौटनिक, सबसे कम लौटनिक घर्षण होता है। सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कब फ्री रहते हैं? 12 से 1 में चला। कहते हैं रोलर खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान कम होता है। क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान क्या होता है? चला कम होता है। ये एकदम पूछवे करेगा, महाबीबीआई एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये। अगला एक और लाइन पूछेगा, बताओ घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ये लिख लो, चला अलग से ही पूछेगा। घर्षण गुणांक आपको पूछा था, एगो मात्रकहीन बीमाहीन कौन है, इसलिए ही पूछेगा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन एंड बीमाहीन, घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक जो है वो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि। घर्षण गुणांक ही नहीं, एगो आपेक्षिक आर्द्रता भी, एगो आपेक्षिक आर्द्रता, उसके बाद आ जाओ घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता। उसके बाद आ जाइए आप आवर्धन क्षमता की अगर बात करोगे, आवर्धन क्षमता की बात करोगे, विकृति की बात करोगे, इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करोगे, अपवर्तनांक म्यू की बात करोगे। एक क्वेश्चन यहां से आपको पूछा था टीआरई 1, 2, 3 में कहीं पर एक क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिएगा। कहता है
जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? कहता देखो, घर्षण गुणांक, अपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन क्षमता, विकृति और अपवर्तनांक, ये सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ये सब क्या है दोस्त मेरे? मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। जल्दी लिख, बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलेगा, लिखते जाओ जल्दी से। इस सब चला एनसीईआरटी है। कहते हैं ध्वनि, इधर आ जाओ, घर्षण गुणांक, अपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन क्षमता, विकृति और अपवर्तनांक, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। फिर कहते हैं ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, इसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। देखो चला, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इसको लिख लिए। अब यहां से चला क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा उस पर ध्यान देते हैं। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है और इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला सुनाई देता है। टीआरई 3 में जो है इसका पूछा था एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है इसका माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है, व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल। ये टीआरई 3 में पूछा भी था, हर एग्जाम में पूछता है, रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में, हर जगह ये पूछता है। तीव्रता का एसआई तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है जिसके कारण मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसका व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। और एक पूछता है तारत्व, जिसको कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है, इंग्लिश को हिंदी बना के लिख देता है, दैट इज पिच। पिच जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसके कारण नहीं, एक मिनट, मोटा या पतला नहीं, ये धीमा और प्रबल है। ये धीमा नहीं, धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। इसके कारण मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला सुनाई देता है। देख लो, कहते हैं ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है जिसके कारण धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर है, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। इसका तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है जिसके कारण मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। इसका तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है जिसके कारण मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। इसका तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है जिसके कारण मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। इसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। इसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है दोस्त मेरे? आयाम पर। तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, जो धीमा या प्रबल। एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, मोटा या पतला सुनाई पड़ता है, मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। जल्दी लिख, ये पूछवे करेगा यहां से क्वेश्चन, एकदम फिक्स है। एकदम चला, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी लिख, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है जिसके कारण मोटा या पतला, तीव्रता के कारण धीमा या प्रबल। इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसका व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। एएलपी का टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट है भाई, 2000 प्लस बच्चे टेस्ट मार रहे हैं। अगला बता, ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक अभी तुरंत बताए थे, डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक अभी तुरंत बताए थे, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर है। बता, पराश्रव्य ध्वनि, यहां से भी चला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। हम पढ़ाते हैं 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की जो आवृत्ति होती है, या 20 किलो हर्ज की जो आवृत्ति होती है, 20 किलो हर्ज की जो आवृत्ति होती है, 20 हर्ज से इधर ये होता है अवश्रव्य। अब 20,000 हर्ज से इधर ये होता है पराश्रव्य। अब 20 से 20,000 हर्ज तक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य। 20 हर्ज से इधर अवश्रव्य, 20,000 हर्ज से इधर पराश्रव्य। अब 20 से 20,000 हर्ज तक होता है श्रव्य। 20 हर्ज से इधर अवश्रव्य, 20,000 हर्ज से इधर पराश्रव्य। अब 20 से 20,000 हर्ज तक होता है श्रव्य। अब देख लो बढ़िया से, इसको कौन कौन सुनता है? कुत्ता, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, बिल्ली, सांप। उसके बाद आ जाओ तुम, हृदय की धड़कन, भूकंप की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि। श्रव्य, श्रव्य जो होता है ये 20 से 20,000 हर्ज के लिए, ये मनुष्य के लिए होता है। श्रव्य जो होता है 20 से 20,000 हर्ज, ये किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए।
अब पराश्रव्य की अगर हम बात करें तो ये चमगादड़, चमगादड़, डॉल्फिन, चमगादड़ ले लो तुम, डॉल्फिन ले लो, परपोइसेस ले लो, परपोइसेस ले लो। ये यहां से एक क्वेश्चन चला पूछेगा इसको, एक क्वेश्चन यहां से चला पूछवे करेगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछवे करेगा, जल्दी लिख। जल्दी लिख, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं पराश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होगा अपश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा पराश्रव्य, और 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम होगा कुत्ता, बिल्ली, सांप, हृदय और भूकंप की ध्वनि। 20 से 20,000 हर्ट्ज या इसी को 20 किलो हर्ट्ज लिख देता है, इसलिए ही पूछा है चला, इसीलिए एग्जाम में ये पूछा है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 20 से 20,000 तक श्रव्य मनुष्य के लिए, अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा पराश्रव्य, चमगादड़, डॉल्फिन और परपोइसेस के लिए, चमगादड़, डॉल्फिन और परपोइसेस के लिए। एकदम एक यहां से चला क्वेश्चन पूछेगा, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, नहीं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमेंट नहीं कर सकते हैं, देखते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट मारिए, लेकिन आप क्लासेस कर लीजिए। अगला, विद्युत धारा, तापीय, विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा जो है दोस्त मेरे, इसके 3 प्रभाव हैं, आपको भी पता होगा। विद्युत धारा का एक प्रभाव है तापीय प्रभाव, विद्युत धारा तापीय प्रभाव, विद्युत धारा यहां अगर हम ऐसा एरो दे देते हैं दोस्त मेरे, विद्युत धारा तापीय प्रभाव जो दिया था जूल ने, तापीय प्रभाव जो दिया था जूल ने, रासायनिक प्रभाव जो दिया था एचसी और एस्टेड ने, 3 गो प्रभाव, सॉरी रासायनिक प्रभाव है ना, रासायनिक प्रभाव दिया था फेराडे ने, रासायनिक प्रभाव जो है ये फेराडे ने दिया था, और चुंबकीय प्रभाव जो है ये एचसी और एस्टेड ने दिया था, एचसी और एस्टेड ने दिया था। ये बढ़िया से देख लो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल ने, रासायनिक प्रभाव फेराडे ने, और चुंबकीय प्रभाव कौन, एचसी और एस्टेड ने। परपोइसेस चला हमारे यहां नहीं पाया जाता है, अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है। ये ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। एक चीज का ध्यान रखना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी खोज किया था एचसी और एस्टेड, एचसी और एस्टेड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका खोज किया था फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फेराडे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया एचसी और एस्टेड। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज था वो कौन किया था, फेराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज था वो क्या किया था, हाँ बीपीएससी टीचर का टेस्ट चल रहा है चला जी, आप यहां सेंटर पे आके पता कर सकते हैं या बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल, रासायनिक प्रभाव फेराडे और चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेड, विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो फेराडे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेड। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे, जल्दी लिख, देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो क्या है, एचसी और एस्टेड। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फेराडे। 36 आएगा, 36 जाएगा, एसके झा सर जैसा कोई नहीं आएगा। क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त मेरे, ये सबको घमंड रहता है कि मेरे से ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, जब लेकिन बलशाली कोई ना कोई आ ही जाता है दोस्त मेरे। हम लोग तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, आप कोई भी छोटा टीचर भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं दोस्त मेरे, जिसको थोड़ा कम नॉलेज भी है, वो भी आपको कुछ दे ही देगा, इसलिए लेना सबसे चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा। जूल कहते हैं, जूल का तापीय प्रभाव जूल, फेराडे ने रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का एचसी और एस्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो फेराडे। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने की में प्रयोग किया था क्रोमियम, खास करके साइकिल के रिम पर,
साइकिल के रिम पर, साइकिल का जो रिम होता है उसके ऊपर कहते हैं विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। साइकिल के रिम पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्त मेरे? क्रोमियम का। साइकिल के रिम पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्रोमियम का। क्रोमियम से वो चमकने लगता है। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रंग बदलता है। कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बताओ, रंग बदल देगा। कोई विलयन है उसका रंग आपको पता होगा। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है मिल जाए। भौतिक परिवर्तन है मिल जाए वो भौतिकी, और ना मिले वो रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है ना मिले। रासायनिक परिवर्तन है दोस्त मेरे, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन है ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। हाँ एकदम राहुल जी करवाते हैं। मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। जब किसी चालक विलयन में, इस चालक तार को विलयन में डालेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रंग बदल देगा। रंग बदल देगा तो फिर से उस रंग में थोड़े आएगा, और नहीं आएगा तो कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ना मिले रासायनिक, ना मिले वो कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे धारा का पता लगाते हैं, चार्ज का। नाम है विद्युतदर्शी, यानी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाते हैं। विद्युतदर्शी की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाते हैं। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाता है। 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 विद्युतदर्शी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाता है। और अगर हम बात करें चला गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की, ये धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ये धारा की उपस्थिति का पता लगाता, ये धारा की उपस्थिति का पता लगाता, धारा की उपस्थिति का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। आमीटर, आमीटर धारा को नापता है। आमीटर की अगर हम बात करें, धारा को क्या करता है? नापता है। और एक होता है चला वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ई विभवांतर नापता है। ये भी क्वेश्चन तुमको पूछा था, विभवांतर नापता है। ये हर एग्जाम में चला पूछने लगा है। और एक होता है दोस्त मेरे पोटेंशियोमीटर, जो विभव नापता है। विभव और विभवांतर में अंतर है। विभव हो गया किसी निश्चित बिंदु पर का, अब विभवांतर हो गया दो बिंदु के बीच का अंतर। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें विभवांतर नापता है। पोटेंशियोमीटर जो है विभव नापता है। आमीटर धारा नापता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाता है। विद्युतदर्शी एक पूछता है मेगर, अगर खुदा न खास्ता पूछ दिया तो ये इतने में से पूछेगा। मेगर उच्च, उच्च या कुचालक, ये उच्च या कुचालक या पृथ्वी का प्रतिरोध नापता है। पृथ्वी का प्रतिरोध नापता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा यहां से, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, जल्दी से इसको लिख लो। एसके झा सर का कंटेंट पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद चला जी। और हम तो अपने हिसाब से कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं चला वो वही कंटेंट है जो आपको मेरिट तक पहुंचाएगा। और अगर आप कहिएगा कि सर आप हमको बल का असाइनमेंट तक न्यूटन पढ़ाइए, तो हमसे नहीं होगा। वो आप ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा दोस्त मेरे। बताओ आंसर। आप साइंस के हीरो हैं। खूब तारीफ करता है ना रे, करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत का दर्शी, विद्युत मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का दर्शी मतलब देखना। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाना। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाना। अमीटर धारा को नापना। वोल्ट मीटर विभवांतर नापना। पोटेंशियोमीटर विभव नापना। अब मेगर उच्च कुचालक या पृथ्वी का प्रतिरोध नापना। जल्दी से लिख लो। ना 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 ना। 5th एडिशन बुक कल से मार्केट में आ जाएगा, पटना के मार्केट में, परसों से आपके मार्केट में। 5th एडिशन मेरे पास एक कॉपी अभी आने वाला है, और कल से पटना के मार्केट में, और परसों से आपके नजदीकी शहर में आ जाएगा।
अगला 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 अगला, भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है भूपरपट्टी। सबसे ऊपरी सतह पर ही भूकंप पैदा होता है। भूपरपट्टी में एगो चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, भूपरपट्टी, भूपरपट्टी की अगर हम बात करें, भूपरपट्टी की अगर हम बात करें, OSIALFE, OSIALFE, भूपरपट्टी की अगर हम बात करें OSIALFE, ये अधातु है, ये अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, अल्युमिनियम और आयरन जो है ये धातु है। अल्युमिनियम और आयरन जो है ये देखो भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम और आयरन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यह धातु है, सिलिकॉन उपधातु है, अल्युमिनियम और आयरन धातु है। अल्युमिनियम और आयरन की अगर हम बात करें ये धातु है। अब देखो अगर वही मनुष्य में कहेगा, मनुष्य में कहेगा तो मनुष्य में हम OCHNCA होता है, OCHNCA, OCHNCA, OCHNCA। देख लो, वो मनुष्य में अगर बात करेगा OCHNCA, OCHNCA, OCHNCA होता है मनुष्य में। अब भूपरपट्टी पर OSIALFE। अब भूकंप उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी का प्लेट कौन है? भूपरपट्टी। कौन है चला? भूपरपट्टी है। भूकंप उत्पन्न होने के लिए पृथ्वी का उत्तरदायी प्लेट कौन है दोस्त मेरे? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी पर OSI। सारा क्लास आज से स्टार्ट है दोस्त मेरे। फिर नोटिस आ गया है कि क्लास को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन इस बार दिया है क्लास 8 9 के बाद। देखो भूपरपट्टी पर OSIALFE, मनुष्य में OCHNCA, OCHNCA, OCHNCA। इसको याद रखना दोस्त मेरे। भूकंप आता है किसमें? भूपरपट्टी, सबसे ऊपरी सतह में। जल्दी बोलो, अब बताओ तो चला। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस? वायुमंडल में या हम पढ़ाए थे, अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन गैस? एक वो हाइड्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन। बताओ जल्दी से, ब्रह्मांड में कौन? हाइड्रोजन की, अरे कमेंट बॉक्स दो ना रे, कमेंट बॉक्स दिख नहीं रहा है। बताओ जल्दी से, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन? हाँ पकड़ लिया, चलवा सब एकदम रेगुलर क्लास कर रहा है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। अब पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन? हाइड्रोजन। अगर वायुमंडल में सबसे अधिक कहेगा तो नाइट्रोजन, ये याद रखना। वायुमंडल में कहेगा तो नाइट्रोजन। वेरी गुड। कहते हैं आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखो चला थोड़ा सा बढ़िया से, आइरिस जो है ये अगर आंख है आपका, तो यही जो है चला ये आइरिस है, ये आइरिस है। और ये जो है ये पुतली है, पुपिल है, पुपिल है। पुपिल को हम लोग कहते हैं पुतली। पुपिल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? पुतली। आइरिस को कहते हैं परितारिका। आइरिस को कहते हैं परितारिका। आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका। यही चला ये ऐसे ऐसे जो हम लोग करते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे, यही ऐसे ऐसे होता है आइरिस। तो क्वेश्चन आपको पूछता है क्वेश्चन कि आइरिस पुतली के साइज को देखो, ये आइरिस अगर ऐसे हो जाएगा तो पुतली, ये जो पुतली है ये कम हो जाएगा। अगर आइरिस ऐसे हो जाएगा तो पुतली ज्यादा हो जाएगा। तो कहते हैं आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र कोशिकाएं, एक है शंकु क्षण कोशिका, एक है शंकु कोशिका। क्षण कोशिका के लिए क्वेश्चन पूछेगा, क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। लेकिन सुग्राही के रूप में जो कार्य करता है तो ये मंद प्रकाश के लिए और ये कहता है तीव्र प्रकाश के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना कि भैया क्षण, देखो ऐसे समझो, ये रेटिना है और रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका है, एक है शंकु कोशिका, एक है शंकु कोशिका, एक है क्षण कोशिका।
एक है शंकु कोशिका, एक है क्षण कोशिका। शंकु कोशिका जो है प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है, और क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेवार है। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेवार है। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिका, एक शंकु कोशिका, एक क्षण कोशिका। शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए, क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, एकदम एक ध्यान रखना। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका, एक शंकु, एक क्षण, एक रंग के लिए, एक तीव्रता के लिए। एक रंग के लिए और एक किसके लिए? तीव्रता के लिए। तो आपको याद ना रहे, क्षण तीव्र होता है। क्षण जो होता है, शंकु कुछ ऐसा होगा, और क्षण जो होगा वो ऐसा होगा। तो क्षण तीव्र होता है, शंकु तीव्र नहीं होता। शंकु कोशिका रंग के लिए। कलर ब्लाइंडनेस इसी के कारण होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्त मेरे, इसी के कारण होता है, शंकु कोशिका के कारण। अब देखो, प्रभात तारा या भोर का तारा इस शुक्र को कहते हैं, सबको पता होगा। भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। चंद्रमा की सतह से कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर क्या होगा? पहले ऊपर जाएगा, पुनः सतह पर आ जाएगा। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा। नहीं, चंद्रमा के सतह पर देखो, कोई भी वस्तु जो लौटता है दोस्त मेरे, किस बल के कारण? mg के कारण। W बराबर mg, जो भार बल के कारण। या यूं कहें, कोई भी वस्तु जो लौटता है, एक लाइन में अगर हम कहें, कोई भी वस्तु जो लौटता है ये भार बल के कारण। कोई भी वस्तु जो लौटता है, कौन बल के कारण लौटता है दोस्त मेरे? भार बल के कारण लौटता है। कोई भी वस्तु जो लौटता है, कौन बल के कारण लौटता है दोस्त मेरे? भार बल के कारण लौटता है। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो लौटता है, किस बल के कारण? भार बल के कारण लौटता है। अब देखो, चंद्रमा पर तो भार बल है, ये है। चंद्रमा पर नीचे की ओर जो किसी वस्तु पर बल लगता है वो थोड़ा कम है, लेकिन है जरूर। थोड़ा कम है लेकिन है जरूर। सर एक क्वेश्चन स्टेट में आया था कि क्या आया था, देखिए भाई क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन स्टेट में आया था कि फिजिक्स का है, जब जल की बूंद को कांच में गिराते हैं तो कांच को नहीं भिगोता है, तो उसका कोण, अच्छा कोण जो है वो अधिक कोण होगा। चला, अधिक कोण होगा, उसका कोण अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक। कहता चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर क्या होगा? तो पहले ऊपर उठेगा, अब पुनः सतह पर आ जाएगा। पहले ऊपर उठेगा और पुनः सतह पर आ जाएगा। इसलिए सतह पर आ जाएगा क्योंकि वहां भी भार बल है। वो अलग बात है कि थोड़ा कम है, mg छोड़ के mg/6 है। mg नहीं होकर के mg बटा क्या है? 6 है, इसलिए वो नीचे आएगा। हाँ, पलायन वेग से जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। और पलायन वेग आपको पता होगा, पलायन वेग से जाएगा ना तो लौट कर नहीं आएगा। या अंतरिक्ष में फेंक दीजिएगा तब भी लौट कर नहीं आएगा। पलायन वेग पृथ्वी के लिए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए है 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी के लिए हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए हो गया 2.34 और सूर्य के लिए हो गया दोस्त मेरे 41 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग किससे जाएगा? या अंतरिक्ष में फेंकिएगा तो लौट कर नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर पलायन वेग या पलायन वेग से फेंकिए किसी वस्तु को, पलायन वेग से फेंकिए या अंतरिक्ष में फेंकने पर वापस नहीं आएगा। अंतरिक्ष में फेंकने पर वापस नहीं आएगा। अंतरिक्ष में फेंकने पर वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। अंतरिक्ष में फेंकने पर वापस नहीं आएगा। पलायन वेग या अंतरिक्ष में फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आएगा। हम ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं परंतु पढ़ नहीं पा रहे हैं। नींद बहुत लगता है, प्लीज मार्गदर्शन करें। एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। नींद लगे तो सो जाना है, कुछ नहीं सोचना है। नींद लगे ना चला तो चुपचाप सूझ जाना है, क्योंकि जितना भी नींद का कोटा है वो पूरा कर लेना है। खाली फालतू का बकथोथी में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है अन्य किसी कार्य में। नींद में अगर आप समय देते हैं तो वो उपयोगी है, हाँ, लेकिन एनर्जी लेवल मेंटेन कीजिए। और जो स्वस्थ नींद है 8 घंटे का उतने लीजिए। एनर्जी लेवल कम रहेगा तो 12 घंटा 13 घंटा सूतिएगा, वो गलत है। पलायन वेग या अंतरिक्ष में फेंकने पर वस्तु वापस लौट कर नहीं आता है। पलायन वेग पृथ्वी पर इतना है, चंद्रमा पर इतना है, सूर्य पर इतना है। और अगर चंद्रमा पर फेंकेंगे लौट कर आएगा, क्योंकि वहां mg जो है mg/6 है, बल है नीचे की ओर, इसलिए वो वापस लौट कर आ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। ये ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा से ही, अम्ल वर्षा कोई किससे किससे होती है? SO2,
एंड NO2 से, SO2 एंड NO2 से होती है। अम्ल वर्षा जो होती है SO2 और NO2 से होती है। देख लो, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावी करने वाले प्रदूषण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। आपको कहेगा अम्ल वर्षा किससे होती है, लड़का मार देता है जल प्रदूषण। बाप रे बाप, जल प्रदूषण नहीं चला, जल प्रदूषित नहीं है आगरा का, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है, जिसके कारण, और वो होता है किसके कारण, SO2 एंड NO2 के कारण। जैसे लड़का कहेगा अरे वर्षा के कारण तो आगरा का ताजमहल जो है, अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल जो है गड़बड़ा रहा है, उसका रंग मारेगा जल प्रदूषण। भाई जल प्रदूषण नहीं है, आगरा में जल प्रदूषित नहीं है, वायु के प्रदूषण के कारण जो अम्ल वर्षा होता है उसके कारण उसका रंग फीका पड़ रहा है। तो मेन कारण वायु प्रदूषण है, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। मेन कारण क्या है, चला वायु प्रदूषण है। मेन कारण क्या है, वायु प्रदूषण। लड़का मारता है अरे वर्षा, अम्ल वर्षा के कारण ऐसा होता नहीं, अम्ल वर्षा के कारण नहीं होता, वायु प्रदूषण के कारण जो अम्ल वर्षा होता है उसके कारण होता है। अगला, और अम्ल वर्षा किसके कारण, SO2 एंड NO2 के कारण। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलते हैं, आसवन। एगो चीज देखो, दुए को पूछेगा तुम्हारा, एक होता है आसवन। आसवन में समुद्री जल का शुद्धिकरण या जल का शुद्धिकरण आप कह सकते हैं, जल का शुद्धिकरण जो कहते हैं आसवन विधि द्वारा। एक आसवन, एगो उत्क्रम परासरण। एगो आसवन तो है ये है, एगो उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण द्वारा भी जल का शुद्धिकरण होता है। एगो है दोस्त मेरे प्रभाजी आसवन। एगो है प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन, हम चला इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन भी होगा वो भी बता देंगे। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, ये प्रभाजी आसवन है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है दोस्त मेरे, ये प्रभाजी आसवन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। आसवन जल का शुद्धिकरण। उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण जो हो जाएगा जल का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन जो है ये पेट्रोलियम का शुद्धिकरण है। प्रभाजी आसवन जो है दोस्त मेरे, ये पेट्रोलियम का शुद्धिकरण है। जल्दी लिख, आसवन या उत्क्रम परासरण जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। जल्दी लिख, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण या उत्क्रम परासरण, आसवन या उत्क्रम परासरण जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। अगला, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन इत्यादि। सबसे अधिक कहेगा तो CO2, CO2 सबसे अधिक मारिएगा। देख लो ये गैस को बढ़िया से पहचान लो, CO2, N2O, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। ओजोन की गंध सड़ी हुई मछली के जैसी होती है। सबका अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, सड़ी मछली के जैसी होती है। और ओजोन परत सबको पता है क्या करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का नाश करता है, ओजोन परत का नाश करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन, इसको हम लोग फायर डैम के नाम से, चला जितना भी लिखा रहे हैं ना, इस सब समझो जहर है, एग्जाम को मार देगा एकदम जान गर्दन मोक के। इसको फायर डैम कहते हैं, इसको माइन गैस के नाम से भी जानते हैं। भैंस जब जुगाली करता है तो यही गैस निकलता है, भैंस जब जुगाली करता है तो यही गैस निकलता है, भैंस जब जुगाली करता है तो यही गैस निकलता है, भैंस जब जुगाली करता है तो यही गैस निकलता है। इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। आई CO2 के बारे में पूछेगा, अम्लीय होता है, CO2 अम्लीय होता है। जितना सोडा है सबसे कौन गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। जितना सोडा है सबसे CO2 गैस निकलता है। जितना सोडा है सबसे कौन गैस निकलता है, चला CO2 गैस निकलता है। किण्वन विधि से भी CO2 गैस निकलता है, किण्वन विधि से भी CO2 गैस निकलता है। जल्दी लिख, किण्वन विधि से CO2 गैस निकलता है। CO2 अम्लीय होता है, सोडा से CO2 निकलता है, किण्वन में CO2 निकलता है। N2O लाफिंग गैस हो गया, CH4 फायर डैम्प हो गया, माइन गैस, भैंस जब जुगाली करता तब CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय या नाश, सड़ी मछली के जैसा ओजोन का गंध होता है। ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है CO2। जल्दी लिख, CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यहां से चला एक क्वेश्चन बनता है, N2O लाफिंग गैस है, ये CO2 अम्लीय होता है, सोडा से निकलता है किण्वन विधि द्वारा।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का नाश करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें, ओजोन परत का नाश करता है। वाष्पन विसरण, गैसों का प्रसार ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। बताओ, गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है क्योंकि ताप बढ़ने पर उसका प्रसार फैलता है। ताप बढ़ने पर जो है प्रसार उसका क्या होता है, अधिक होता है। कहते हैं वाष्पन विसरण में गैसों का प्रसार ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया है रुद्धोष्म प्रक्रिया। देखो, रुद्धोष्म प्रक्रिया सबसे पहले इसमें ऊष्मा नियत रहता है, इसमें ऊष्मा नियत रहता है, इसमें ऊष्मा नियत रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है घड़ा का पानी का ठंडा होना, घड़ा का पानी ठंडा होना, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा निकलना, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा का 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 निकलना। और तीसरा, पसीना वाष्पीकृत होने पर ठंडक लगना, पसीना वाष्पीकृत होने पर ठंडक लगना, इतने चला लगना, वाष्पीकृत होने पर ठंडक। इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चला, जिसको हम वन लाइनर बना दिए। देख लो बढ़िया से। कहते हैं घड़ा का पानी ठंडा होना वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रक्रिया में इसमें ऊष्मा नियत रहता है, घड़े के पानी का ठंडा होना, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा का निकलना, पसीना वाष्पीकृत होने पर ठंडक का लगना। इस सब रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। इस सब किसका उदाहरण है दोस्त मेरे? रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। इस सब का सब किसका उदाहरण है? रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। इसमें ऊष्मा नियत रहती है। सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन पूछता है चला, इसमें ऊष्मा नियत रहता है, घड़े के पानी का ठंडा होना, ट्यूब फटने पर ठंडी हवा का निकलना, पसीना वाष्पीकृत होने पर ठंडक का लगना। इस सब रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्त मेरे? अरे भाई, सामने टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। अगला, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। जब भी टिंडल प्रभाव दर्शाएगा विषमांगी मिश्रण दर्शाएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है दोस्त मेरे? जब दूध वगैरह से, ये दूध जो है, ये दूध ले लीजिए या विषमांगी मिश्रण ले लीजिए, 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 या कोलाइड ले लीजिए। जब इससे प्रकाश गुजरता है दोस्त मेरे, जब इससे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश यहां पर रुक जाता है। ये प्रकाश रुक जाता है, प्रकाश का क्षय हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है दोस्त मेरे? ये प्रकाश का क्षय हो जाता है, प्रकाश का क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है। और यही टिंडल प्रभाव है। प्रकाश का क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है, यही टिंडल प्रभाव है। प्रकाश का क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है, यही टिंडल प्रभाव है। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। आप कहेगा टिंडल प्रभाव क्या है? जब प्रकाश कोलाइड, दूध या विषमांग मिश्रण या कोलाइड से होकर गुजरता है तो प्रकाश का क्षय हो जाता है, अर्थात प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। अर्थात प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश प्रकीर्णित हो जाना, यही टिंडल प्रभाव है। यही कौन प्रभाव है दोस्त मेरे? ये पूरा का पूरा जो है ये टिंडल प्रभाव है। आपको पूछेगा टिंडल प्रभाव किस पर आधारित है? प्रकीर्णन पर। आपको कहेगा बताओ दूध जो है ये किसमें होता है? तो विषमांगी मिश्रण में। विषमांगी मिश्रण कहेगा या कोलाइड कहेगा? विषमांगी मिश्रण कहेगा या कोलाइड कहेगा? दूगो कहेगा, या तो विषमांगी कहेगा या तो क्या कहेगा? कोलाइड कहेगा। इसमें प्रकाश का क्षय प्रकीर्णन के द्वारा होता है। प्रकाश का क्षय, टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकीर्णन से है। किस विलयन से? कोलाइड से। और किस विलयन से? विषमांग से। समांग में यह नहीं होता है, समांगी मिश्रण में यह नहीं होता है। समांगी वो होता है जो पूरा पूरा मिला हुआ होता है, विषमांगी वो होता है जो पूरा पूरा मिला हुआ नहीं होता है। समांगी वो है जो पूरा पूरा मिला हुआ होगा, विषमांगी वो है जो पूरा पूरा मिला हुआ नहीं होगा। जल्दी से लिख लो। और आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। कहेगा आपको टिंडल प्रभाव का संबंध किससे? चला समझ लो, ये जो तरह हम दे रहे हैं नहीं, मलाई है। मलाई समझता है? कोफ्ता,